हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का भी इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए टीचर इन ए पर्टिकुलर कॉलेज असाइन परसेंटाइल रैंक। क्या असाइन करता है? परसेंटाइल रैंक्स टू इंडिकेट हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रैंक में ले रहा है वो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये टीचर की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये बात तो आप जान चुके हैं, ठीक है। और रैंक की बात हो रही है, परसेंटाइल, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, इस सब की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, टीचिंग जो एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन वाली जो बात है, मूल्यांकन की जो बात है, वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये मूल्यांकन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इवैल्यूएशन वाला, कैसे इवैल्यूएशन करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूँ, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन, ये चारों जो हम पढ़ते हैं, 4-5 जो इवैल्यूएशन के मेथड है, मूल्यांकन के जो मेथड हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उनमें से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं और हर पेपर में बनते हैं। तो चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से इस क्वेश्चन को सुनना है। तो क्या है, ए टीचर इन ए पर्टिकुलर कॉलेज असाइन परसेंटाइल रैंक्स to indicate his or her students performance in the unit test on conducted, ठीक है। what type of assessment procedure will be called, इस तरह के जो असेसमेंट है उसको आप क्या कहोगे। यानी कि एक विशेष कॉलेज में एक शिक्षक परीक्षा में दिए गए यूनिट परीक्षणों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को इंगित करने के लिए प्रतिशत रैंक देता है, तो इसे कैसा मूल्यांकन कहोगे। आप बताइए कैसा मूल्यांकन कहेंगे इसे। रैंक दी जा रही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है यूनिट टेस्ट में, लेकिन ये टेस्ट है, ये कंडक्ट हो चुका है, उसके आधार पे वो रैंक देता है। तो बताइए कौन सा मूल्यांकन है। आपको बहुत बार बताया है मैंने, आप जल्दी बता दीजिए। और ये मूल्यांकन है नॉर्म रेफरेंस्ड मूल्यांकन, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस्ड क्या है, जहाँ रैंकिंग की बात होती है वो नॉर्म रेफरेंस्ड ही होता है। मैंने कई बार आपको बताया है। क्राइटेरिया रेफरेंस में पहले से क्राइटेरिया डिसाइड होता है, हमने कई बार बात की है। जैसे आपको मान लो 60% मार्क्स आ गए 10th में, 12th में, तो हम कहते थे कि फर्स्ट डिवीजन आ गई है। तो ये पहले से क्राइटेरिया एक डिसाइड था, तो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड होता है। और नॉर्म रेफरेंस जैसे आपका कोई रैंकिंग सिस्टम होता है, क्योंकि आपका जो साथ वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो रैंक निकलती है आपके साथ वाले के बेस पे निकलती है कि आपके जो कलीग है उसने पेपर कैसा दिया है, उसके अकॉर्डिंग रैंक्स जाती है। तो वो होता है नॉर्म रेफरेंस। फॉर्मेटिव होता है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, लगातार चलने वाला इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है, ठीक है ना, जिसमें टीचर क्लास में क्वेश्चनिंग करता है, वो भी एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। बहुत अच्छा मेथड है फॉर्मेटिव भी, ठीक है। और समेटिव होता है जो एंड ऑफ द यूनिट होता है, और फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग द यूनिट होता है, ड्यूरिंग द यूनिट, ठीक है ना, ड्यूरिंग द यूनिट। और ये एंड ऑफ द यूनिट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद, एंड ऑफ द यूनिट के बाद जो होगा तो वो कौन सा हो गया, समेटिव। पूरा काम समेटने के बाद जो होता है, ठीक है ना। तो इसमें रैंक की बात हुई है तो कौन सा जाएगा, नॉर्म रेफरेंस। समझ में आ गया क्या? सही बताओ, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, आपको सही समझ में आता है, सब समझ में आता है, बहुत समझदार है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। लेवल ऑफ टीचिंग, the activities of structuring, guiding and closely supervising the students behavior predominate। आपको 3 लेवल हम पढ़ते हैं ना टीचिंग में, ऑटोनोमस भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि टीचिंग का जो कौन सा लेवल है, शिक्षण का कौन सा स्तर है, जिसमें छात्रों के व्यवहार को संरचित करने के लिए, यानी कि स्ट्रक्चरिंग करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बारीकी से निरीक्षण किया जाता है।
तो और उसकी गतिविधियों को देख के भविष्यवाणी की जाती है। तो इस तरह का जो लेवल होता है टीचिंग का वो कौन सा होता है, आप बताइए। बहुत समझदार है, आपने बात ये बचपन में भी देखी होगी। अब बचपन का नाम ले लिया तो समझ हमें याद आ गया। आपको बचपन में अब टीचर देख के बता देता था ना, यार इस तरह से ये काम कर रहा है, आपकी बारीकी को देखता था और बोल देता था ये तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये भविष्यवाणी कर देते थे ना। तो वहाँ पे प्रधानता किसकी है, टीचर की बहुत बड़ी प्रधानता है, ठीक है ना। और टीचर की प्रधानता होती है, आपको पता है कौन से लेवल में, मेमोरी लेवल में। कौन से लेवल में, मेमोरी लेवल में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूजीसी ने पूछा भी है, ठीक है, और आपके रिपीट भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेमोरी लेवल में, ठीक है ना। आपको पता है ना हम इस तरह के लेवल पढ़ते हैं, अरे याद होगा आपको, सबसे बेसिक में मेमोरी होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होता है और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल हम पढ़ते हैं। जो जहाँ पे टीचर सेंटर्ड होता है वो होता है मेमोरी लेवल। जो अंडरस्टैंडिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही रोल होता है, समझने की बात होती है। और रिफ्लेक्टिव में जैसे रिसर्च वगैरह करते हैं, पीएचडी वगैरह, वहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है, ये बात करते हैं ना। तो यहाँ पे बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। तो कौन करता है निरीक्षण, बारीकी से टीचर कर रहा है और वो भविष्यवाणी करता है, ठीक है ना। बारीकी से निरीक्षण करने की और उसकी भविष्यवाणी की जाती है। तो आप बताओ, भविष्यवाणी करता है और टीचर कर रहा है और बारीकी से निरीक्षण भी टीचर कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है टीचर ही। तो यहाँ पे सेंटर कौन हुआ, टीचर हुआ। तो इसलिए कौन सा आ गया, मेमोरी लेवल आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शब्दों को पकड़ना होता है। जब तक आप शब्दों को नहीं पकड़ोगे क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। बहुत कंफ्यूजिंग होती है, मैं आपको कह देता हूँ कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च में बड़ा कंफ्यूजन सा रह जाता है कई बार। तो वो इसीलिए कि हम शब्दों को गौर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट। ये नोट देख लिया करो, एग्जाम में कई बार ये नोट दिखता नहीं है, छुप जाता है, ठीक है ना। देख लिया करो, नोट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट एन इशू टू बी एड्रेस्ड अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन भी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दो टॉपिक है जिसमें नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको सारे के सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं सीक्वेंस में याद रखने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आप इच्छा रखते हैं तो, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि नीचे कुछ डेवलपमेंट गोल्स लिखे हुए हैं, तो कौन सा ऐसा एक इशू है, कौन सा एक ऐसी बात है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं शामिल की गई है, ठीक है ना। या शामिल की गई थी, क्योंकि अब मिलेनियम को खत्म करके सस्टेनेबल आ गया है। तो आपसे ये पूछा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कौन सी शामिल नहीं की गई थी। तो याद रखना, चाइल्ड मोर्टिलिटी यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है वो तो शामिल की गई थी, ठीक है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण का धारणीय विकास, ये भी शामिल किया गया था। प्राइमरी एजुकेशन भी शामिल की गई थी। ह्यूमन राइट्स हैं जो, ये शामिल नहीं किया गया था। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं था, ये नहीं था भाई, नहीं था, ठीक है ना, ये नहीं था, याद रखना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे, ठीक है ना, कौन कौन से हैं सीक्वेंस में बताना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं उनको भी सीक्वेंस में बताना। तो कब आए, ठीक है, कब तक है, ये सारी चीज़ें आप बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन BIOS। BIOS की बात आ गई तो ये क्वेश्चन ICT से लिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको पता है ICT में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फुल फॉर्म का आता ही आता है। तो BIOS की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बाइनरी में कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कंप्यूटर की बात है तो बाइनरी तो होगा नहीं, ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ध्यान रखना। और आप मुझे ये बताना ये क्या काम आता है BIOS, क्या क्या काम है, क्या रोल है, ये सारी बातें आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो ये बातें बतानी है, कुछ आपके माइंड में भी मुझे छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको भी चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये पूछा है नाउ डेज मैनी ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड देयर पॉपुलरिटी इज इंक्रीजिंग। आजकल है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं और उसकी पॉपुलरिटी डे बाय डे बढ़ रही है।
तो ये बात ठीक है कि नहीं, आप मुझे बताइए। ये तो आप कह दो कि जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं ये कोर्स ऑनलाइन, सारे कोर्स ऑनलाइन आ चुका है और पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज हो चुकी है आज के इस दौर में। तो ये बात आप बिल्कुल सही कहोगे कि जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो चलो इसका रीज़न ढूंढते हैं। सेलेक्टिंग द राइट कोर्स फ्रॉम मैनी सच इज़ ए बिग चैलेंज। सही से सही टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऐसे सिलेक्शन करने के लिए, ऐसा चुनाव करने के लिए एक बहुत ही अपने सामने चैलेंज है। कई बार कोर्स होता है वो ठीक से नहीं होता, ऐसे ही पैसे लग जाते हैं, ऐसा होता है ना कई बार। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से सिलेक्ट करें राइट कोर्स। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन वो इसके रिलेशन में कहीं इसका रीज़न नहीं बन रही। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है, ये तो बिल्कुल रीज़न तो है ही नहीं कि इसलिए बढ़ रही है कि हमारे पास बड़ा चैलेंज है, इसलिए नहीं बढ़ रही। बढ़ इसलिए रही है कि फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं। इंटरनेट आपने देखा होगा, पहले हमें कितना पे करना पड़ता था, ठीक है ना। इंटरनेट की स्पीड में भी बड़ी है और उसमें जो पे करना पड़ता है वो कम हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और कुछ वजह से आपको देख लो कोविड वगैरह की वजह से, क्योंकि घरों में रहना पड़ा, लोगों का ट्रस्ट इस पे बढ़ा, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो बढ़ाने के काम आ रही है ऑनलाइन कोर्स को, और उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन ये तो रीज़न नहीं है। ये बात ठीक है कि बहुत सारे कोर्स हैं, तो उसमें कौन सा, यानी कि किस से पढ़ें, राइट कोर्स कैसे लें, ये सारी बड़ा चैलेंज है, ये बात ठीक है। तो दोनों बात ठीक है, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन असर्शन का रीज़न सही नहीं है। रीज़न अगर ऐसा होता कि हमने इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई है, तो हम सोचते हाँ यार ये रीज़न है, इसीलिए उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसीलिए वो अवेलेबल ज़्यादा हुआ है, ये कह सकते थे। तो अब आप समझ गए होंगे, बोथ ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर सही इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। किसी भी तरह की कोई टेंशन तो नहीं होगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी ना, चित्त रिलैक्स है, मन बिल्कुल शांत है। प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरह का बर्डन दिमाग में मत लिया करो, हमेशा चित्त को रिलैक्स रखा करो, मन को शांत रखा करो, सब बहुत अच्छा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स में ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम, बहुत से स्टूडेंट्स की आधी से ज़्यादा एनर्जी यहीं वेस्ट कर रहे हैं पूछ के एग्ज़ाम कहाँ कब होगा, कब कैसे होगा। ये सारी बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए। एग्ज़ाम होगा, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे आप अपना मोरल डाउन मत होने दें, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की डेट वेट से हम थोड़ा हो जाता है दिमाग ख़राब, लेकिन प्लीज़ अब हालात ठीक हो रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी भी हो जाए। तो इसलिए आप प्लीज़ अपना एनर्जेटिक रहिए, अच्छे से है ना तैयारी करते रहिए और बिल्कुल फोकस रहिए। हमेशा दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को पास ना आने दें, हमेशा खुश रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।